बच्चों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड जोहार। आज हम पढ़ेंगे पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ाया था 8वीं क्लास के इतिहास में, उसका शेष भाग पढ़ेंगे, पार्ट 2। अंग्रेज़ों ने इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों जिनके बारे में हमने बात की थी कि उन्होंने अपने ऐतिहासिक स्रोत का रिकॉर्ड रखने के लिए, वो दस्तावेजों को रखने के लिए एक अभिलेखागार बनाया था और उसमें टिप्पणी और प्रतिवेदन ज्ञापन आदि रखते थे। तो उसमें अब हम आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी समझा था, जिससे कि उन्हें सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के कार्यालय में भी उन्होंने ये सारी चीज़ों को रखने की व्यवस्था की। प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सभी के अपने रिकॉर्ड रूम बनाए। आपने बहुत सारे कार्यालयों में देखा भी होगा कि लाल कपड़े के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गांठ बांध के रखे हुए होते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको देखा जाता है और वहाँ से अभिलेख मतलब रिकॉर्ड निकाला जाता है। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी ओरिजिनल रिकॉर्ड देखा जाता है, उसी तरह से पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी करने के लिए भी संग्रहालय से ऐसे अभिलेखों को निकाला जाता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। अभिलेखागार मतलब रिकॉर्ड रूम। जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट को भी पढ़ा जा सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दस्तावेजों की नकलें सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के विशेषज्ञ लिखते थे। खुशनवीस या सुलेखन नवीस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सुलेखन नवीस मतलब जो सुंदर लिखावट में किसी चीज़ को लिखते हो, जो बहुत सुंदर ढंग से सजा के लिखी जाती थी। तकनीकी सहायता से सरकारी विभागों की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। तो तकनीकी सहायता मतलब जैसे कि अभी हम लोग जो जेरोक्स करवाते हैं, छाया प्रति निकलवाते हैं, उस तरह का। अब वैसे रिकॉर्ड्स को अब डिजिटलाइज्ड करने की शुरुआत हो गई है। जैसे कि हम स्कैन करके अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में रख सकते हैं, तो वो जब चाहें हम कहीं भी उसको समय ज़रूरत पड़ने पे निकाल सकते हैं। ब्रिटिश काल में जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था, उस समय राष्ट्रीय संग्रहालय, जिसको नेशनल म्यूजियम बोलते हैं, वो वायसराय के निवास स्थान के नज़दीक ही बनाया गया था। तो इससे पता चलता है कि अंग्रेज इन दोनों संस्थानों को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। फिर बाद में क्या हुआ, सर्वेक्षण का प्रचलन हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वेक्षण को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया था। अंग्रेजों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है, और सर्वेक्षण का महत्व आज भी आप जानते हैं। 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कराए गए। ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण कराए जाते हैं। इसके माध्यम से धरती की प्रकृति, मिट्टी की क्वालिटी, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसलों, वहाँ का लोकल इतिहास, लोकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली जाती थी। अंग्रेजों का मानना था कि किसी इलाके पर शासन करने के लिए इन बातों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। 19वीं सदी के अंतिम दशकों से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। तो यहाँ पर आपको यह याद रखना होगा कि हमारे देश में जनगणना अंग्रेज़ों द्वारा ही शुरू की गई थी और हर 10 साल पे ये जनगणना होती थी। 2021 में भी जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वो स्थगित हो गई। इसके तहत देश के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनका पेशा, उनका व्यवसाय क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती थी। इसके अतिरिक्त वानस्पतिक सर्वेक्षण मतलब पेड़ पौधे, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण मतलब ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना, वन सर्वेक्षण कि हमारे देश में वन कैसे हैं, इस प्रकार के अनेक सर्वेक्षण किए गए थे। यहाँ पे जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण की जेम्स प्रिमसन द्वारा बनाई गई तस्वीर, ये तस्वीर 1832 की है। और यहाँ पर आप जो पौधा देख रहे हैं, ये शरीफे का पौधा है। ये 1770 के दशक का पौधा है, जिसमें कि फल भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें यह भी जानना चाहिए कि स्वतंत्र भारत में भी अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई जनगणना की नीति का अनुसरण किया गया। मतलब अंग्रेज़ों ने जो शुरू कर दिया था पहले, उसको जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद भी उस नियम को आज भी लागू रखा गया है। आज भी
दशक के पहले वर्ष में, जैसे कि 2021 में 30 के दशक का जो ये पहला साल था, इसमें जनगणना की जानी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1991 में, उसके बाद 2001 और 2000। इससे स्पष्ट होता है कि हर 10 वर्ष पे जनगणना होती है। अब हम अधिकृत रिकॉर्ड्स मतलब अथराइज रिकॉर्ड्स, जो कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, वैसे रिकॉर्ड तक से तात्पर्य उन अभिलेखों से होता है जिनका लिखित विवरण और चित्र सरकारी दफ्तरों में सुरक्षित रखा जाता है। रिकॉर्ड्स के विशाल भंडार से काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि ये सभी सरकारी रिकॉर्ड हैं। इन रिकॉर्डों से हमें सरकारी अफसरों की सोच, उनकी विशेष दिलचस्पी और किन चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहते थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये 1857 ईस्वी के विद्रोह की तस्वीर है। यह विद्रोह काफ़ी प्रसिद्ध है इतिहास में, भारत के इतिहास में इसको स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके बाद आगे हम जानेंगे, हालांकि इन रिकॉर्ड से हमें ये पता नहीं चलता कि देश के लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इसकी जानकारी हमें अन्य स्रोतों से हासिल करनी होगी। हालांकि दूसरे स्रोतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स की तुलना में उसे तलाश करना थोड़ा कठिन काम है। इस संदर्भ में लोगों की डायरियाँ, तीर्थयात्राओं, यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। छपाई तकनीक के प्रसार के साथ अखबारों का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। विभिन्न मुद्दों पर जनता विचार विमर्श और बहसें करने, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को लेखन के माध्यम से व्यक्त किया। इसके बावजूद हमें साधारण जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में परेशानी होती है। हमारी जानकारी के सभी स्रोत पढ़े लिखे लोगों द्वारा रचे गए। हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासियों, किसानों, खदान में काम करने वाले मजदूरों अथवा सड़कों पर जीवन बिताने वाले गरीब लोगों के अनुभव कैसे थे। अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो इस बारे में अधिक जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, सोशल मीडिया का इतना प्रचार प्रसार हो चुका है कि हम तमाम प्रिंट मीडिया, अखबार से, यूट्यूब से, इसके अलावा गूगल से बहुत सारी जानकारी जो भी हम चाहें अभी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी क्या है, सूचना और प्रसार का जो संसाधन है वो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, मतलब बहुत आसानी से आम लोगों को भी उपलब्ध है। अब यहाँ पे हम कुछ कठिन शब्दों को जानेंगे, जिसको कि हम हिंदी शब्द बोलने के बजाय अपने बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे मुख्य शब्द हैं विज्ञापन, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, सचिवालय, जिसको सेक्रेटरीट बोला जाता है, खुशनवीसी, जिसको कैलीग्राफी बोलते हैं। खुशनवीसी ये उर्दू शब्द है, कैलीग्राफी मतलब जो सुंदर हैंड राइटिंग लिखते हैं उनको कैलीग्राफी बोलते हैं। अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट, उपनिवेश मतलब कॉलोनी, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, आधुनिक मतलब मॉडर्न, उपन्यासकार मतलब नॉवलिस्ट। तो ये कुछ ऐसे अंग्रेजी के प्रचलित शब्द हैं जिनका हिंदी में भी हिंदी शब्दों से ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। अब यहाँ पे हम रिक्त स्थानों के बारे में जानेंगे। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, ये आपको बताना है। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, ये सब आप पिछले अध्याय का जो देखेंगे वहाँ से आपको ये उत्तर मिलेंगे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले थे, ये उत्तर आपको पहले पेज में जब आप पढ़ेंगे वहीं से पता चलेगा। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, ये सब आप अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते थे, ये मैं आपकी जानकारी के लिए संकेत दे रही हूँ, उनको खुशनवीस कहते थे। उसके अलावा भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पे बनाया गया है, तो ये सब आप पढ़ के खुद से इसका जवाब दे पाएंगे। 1920 के दशक में बनाया गया था। बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सही और गलत बताना है। लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। तो ये सब पढ़ के आपको खुद से जवाब लिखना होगा।
निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? ये जब आप पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन कालखंडों में विभाजित किया है? औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।